हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मौर्य साम्राज्य, यही हम लोग शुरू किए थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, किसको शुरू किए थे? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी मौर्य 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 एम्पायर। ठीक है, मौर्य एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यही हमें क्या करना है आज, इसमें आगे पढ़ना है। देखिए, कल हम लोगों ने बात किया था कि जो अशोक की माता जी का नाम था वो था सुभद्रांगी था। ठीक है, और उसके पुत्र का नाम जो था वो महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। इन दोनों को उसने श्रीलंका भेजा। किसके लिए किया भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। कौन भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन भेजा था? तो अशोक भेजा था। किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था और संघमित्रा जो उसकी पुत्री थी उन लोगों को भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन, ठीक है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। ठीक है, आप किसी भी साम्राज्य के बारे में पढ़ लीजिए, किसी भी वंश के बारे में पढ़ लीजिए, शिलालेख की बात नहीं आएगी। पहले आपको बात यही आएगी कि ये पढ़ा गया था। अब जो शिलालेख है ना, उसके लिए 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, शिलालेख जो था उसकी 4 लिपियां थी। एक थी ब्राह्मी, खरोष्ठी, ठीक है, अरमाइक और ग्रीक था। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक जो ये शिलालेख थे, इसमें उपयोग होने वाली लिपियां, इसमें उपयोग की गई लिपियां, इसमें उपयोग की गई लिपियां कौन कौन सी थी भाई? 4 थी। कौन कौन सी थी? 4 लिपियां थी। ठीक है, 4 लिपियां थी। ठीक है, सबके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, पहला कौन था? तो ब्राह्मी लिपि थी। क्या था? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। दूसरा कौन था? खरोष्ठ। क्या था? खरोष्ठ था। दूसरा क्या था? खरोष्ठ था। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठ। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठ। तीसरा ग्रीक। चौथा अरमाइक। अरमाइक। चौथा कौन था? अरमाइक था। ठीक है, ये चारों लिपियां क्या की गई थी? यूज की गई थी शिलालेख में। अशोक के शिलालेख में ये 4 लिपियां यूज की गई थी। ब्राह्मी, ठीक है, उसके बाद था खरोष्ठ, तीसरा था ग्रीक, ठीक है, और उसके बाद क्या था? चौथा क्या था? अरमाइक। इसी को खरोष्ठी कर लीजिए। क्या था? खरोष्ठी। क्या था? खरोष्ठी थी। ये 4 ब्राह्मी लिपियां, ये चारों लिपियां यूज की गई थी। ठीक है, अब ग्रीक और अरमाइक लिपि का उपयोग, ठीक है, ग्रीक जो था और अरमाइक लिपि जो थी, इसका उपयोग अफगानिस्तान में पड़े अभिलेख में मिला था। ठीक है, अफगानिस्तान में जो अभिलेख थे उसमें किसका किसका मिला था? तो किसका किसका मिला था? ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक का जो मिला था वो कहाँ मिला था? अफगानिस्तान के अभिलेख में मिला था। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक का जो अभिलेख मिला था उसका साक्ष्य जो मिला था वो अफगानिस्तान में मिला था। खरोष्ठी लिपि जो थी उसका अभिलेख जो था उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में मिला था। खरोष्ठी लिपि का कहाँ मिला था? तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में मिला था। और शेष जो ब्राह्मी लिपि है उसका अभिलेख केवल आपको भारत में देखने को मिलेगा। शेष क्या मिलेगा? भारत में देखने को मिलेगा। ये चीज याद रख लीजिएगा। आप अगर सुनेंगे तो याद हो जाएगी चीजें, और ज्यादा से ज्यादा सुनिए और उसको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर फिर भी चाहिए तो लिख लीजिए, उसको लर्न करिए। मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जाए। फिर से सुनिएगा, मैं बता देता हूं कि ग्रीक और अरमाइक जो था वो अभिलेख अफगानिस्तान में जो साइट मिला था उसमें था। ठीक है, पूर्वी उत्तरी पाकिस्तान या उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में आपको खरोष्ठी देखने को मिलेगा। शेष भारत में क्या मिलेगा आपको? ब्राह्मी लिपि मिलेगी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जो अशोक थे ना, उन्होंने अपने अभिलेख को 3 भागों में बांटा था। किसमें बांटा था? 3 भागों में बांटा था। ठीक है, देखिए क्या किया था, अब देखिए ध्यान से, क्या चीज था? तो अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया।
3 भागों में बांटा गया। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया या बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, चौथा क्या है? गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख क्या था? शिलालेख, पहला शिलालेख, शिलालेख। ठीक है, शिलालेख। दूसरा जो था स्तंभलेख था। ठीक है, क्या था? स्तंभलेख था। क्या था? स्तंभलेख था। चौथा क्या था? गुहालेख था। क्या था? गुहालेख था। चौथा क्या था? गुहालेख था। चौथा क्या था? गुहालेख था। ठीक है, शिलालेख था, स्तंभलेख था और गुहालेख था। शिलालेख था, स्तंभलेख था, गुहालेख था। ये 3 थे, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख था। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में हुई थी। 1750 में अशोक के शिलालेख की खोज हुई थी। ठीक है, किसने किया था? तो पाद्रिटी, ठीक है, पैंथेलर ने किया था। पाद्रिटी पैंथेलर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? पाद्रिटी पैंथेलर। कौन? पैंथेलर ने किया था। पाद्रिटी पैंथेलर ने किया था। पाद्रिटी पैंथेलर ने किया था। ठीक है, पैंथेलर ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1750 में किया था। कब किया था? 1750 में किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से। जो शिलालेख यानी अभिलेख पढ़ने में आया, ठीक है, उससे पढ़ने वाला पहली सफलता जिसको मिली थी उसका नाम था जेम्स क्या था? प्रीसेप था। जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप। ठीक है, जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप था। ठीक है, कौन था? जेम्स प्रीसेप था। यही व्यक्ति था जिसने 1800, ठीक है, 1837 में क्या किया था? इस अभिलेख को पढ़ लिया था। जेम्स प्रीसेप जो था 1837 में इसने क्या किया था? अभिलेख को पढ़ लिया था। अभिलेख को पढ़ा था। अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, अभिलेख को पढ़ा था। अभिलेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में अभिलेख को पढ़ा था या पढ़ने में सफलता मिली थी। किसको मिली थी? तो जेम्स प्रीसेप को मिला था। जेम्स प्रीसेप को मिला था। कब मिला था? 1837 में मिला था। कब मिला था? 1837 में। अब हम आपको दिखाने चल रहे हैं या हम आपको लिखाने चल रहे हैं कि अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। ठीक है, अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय के बारे में। ठीक है, वर्णित विषय के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको क्या है? लिख भी लीजिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा। मैं बारी बारी से सब कराऊंगा। ठीक है, तो जो पहला शिलालेख था, पहला शिलालेख, पहला शिलालेख, पहला शिलालेख। देखिए, अशोक ने जो भी कलिंग युद्ध में अनुभव किया था, अशोक के सामने जो भी इस युद्ध में जो भी दुर्दशा देखने को मिली थी, जब उसे उसका मतलब कहते हैं कि उसने जब उसका पूरा देखा या उसको पश्चाताप हुआ, तब उसने अपने विचार रखना शुरू किया अभिलेखों में। और अशोक खुद उस अभिलेखों पर मतलब जो चीजें अपनी विचार ही अशोक के लिखे गए हैं। और ठीक है, और अशोक ने अपनी पूरी उसके बाद जो उसका हृदय परिवर्तित हुआ, उस हृदय परिवर्तित के बाद जो उसने मतलब अच्छी चीजें लिखी, जो समाज के हित में था, जो बौद्ध धर्म को मानने के बाद था, वो सारी चीजें इस शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है, और ये सारे क्या है? चीजें बड़ी अच्छी चीजें, ये हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इसे हम सिर्फ ये मत सोच के पढ़िए कि एग्जाम में भी आएगा, ये हमारे जीवनी परीक्षा में भी काम करता है। हम जहां पर जीवन के इस पड़ाव पर चल रहे हैं, जो हमारे आगे आने वाला भविष्य है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और अगर आप उसको अपने धारण करेंगे तो आपका जीवन भी काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ ऐसे मत देखिए कि एग्जाम में भी आएगा। जैसे पहला शिलालेख में था, पहले शिलालेख में
उसने कहा था कि जो पशु बलि है, ठीक है, उसकी निंदा की गई थी। भाई जिस तरह से उसका हृदय इतना ज़्यादा परिवर्तित हो गया था कि उसने यहाँ तक कि सारी चीज़ें मतलब मांस मदिरा भी छोड़ रखा था, ठीक है, सारी चीज़ें उसने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। उसने कहा कि जो पशु बलि भी है वो भी क्या है, गलत है, ठीक है, वो भी क्या है, गलत है। यानी इसमें पशु बलि की क्या की गई थी, निंदा की गई थी। इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी, निंदा की गई थी। इसमें पशु बलि की क्या की गई थी, निंदा की गई थी। इसमें पशु बलि की क्या की गई थी, निंदा की गई थी। अब दूसरा अभिलेख सुनिए। दूसरे अभिलेख में उसने अपने यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था थी, यानी जो चिकित्सा में उसने उसके यहाँ जो विकास हुआ था, चिकित्सा में जो काम किया गया था उसके बारे में लिखा था। उसने बताया कि मनुष्य हो चाहे पशु हो, दोनों की चिकित्सा की व्याख्या इस शिलालेख में किया गया। तो दूसरा शिलालेख, दूसरा शिलालेख, इसमें इसमें देखिए, मैं फिर से बता देता हूं कि अशोक ने इस शिलालेख में पशु और मनुष्य की चिकित्सा की व्याख्या या कहा जाए कि चिकित्सा की जो व्यवस्था थी उसका उल्लेख किया था, ठीक है, कि इसमें अशोक ने पशु तथा मनुष्य दोनों के चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया था, उल्लेख किया, क्या किया था, उल्लेख किया था, ठीक है। किसमें किया था, तो अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों, मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा की व्यवस्था का व्याख्या किया था कि हमारे यहाँ या उसके शासन काल में पशुओं की चिकित्सा का व्यवस्था, मनुष्य की चिकित्सा की व्यवस्था किस तरह थी उसके राज्य में, उसकी व्याख्या उसने की थी, ठीक है। तीसरे अभी शिलालेख में देखिए क्या हुआ था, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, ये हो गया, दो हो गए, तीसरा देखिए, तीसरा शिलालेख, तीसरा, इसमें कहा, उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि भैया उन अधिकारियों को, जो राज्य के अधिकारी थे उनको आदेश दिया कि भैया हर साल, हर 5 साल के उपरांत तुम दौरे पर जाओगे, हर एक राज्य में, हर एक ग्राम में, और ग्राम की इकाइयों को चर कहा जाता है, वहाँ हर जगह पर तुम क्या करोगे, विचरण करोगे, पता करोगे कि कैसी व्यवस्था है, किस तरह से कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में इसमें कहा गया था। और इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों के बारे में भी क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। तो लिख सकते हैं, इसमें राजकीय अधिकारी को को यह आदेश दिया कि हर 5 वर्ष के उपरांत आप दौरे पर जाओगे। ये कहा गया था। और क्या कहा गया था, इसी शिलालेख में, इसी शिलालेख में धार्मिक नियमों, धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया था। इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का, इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया था, उल्लेख किया गया था, ठीक है, ये था, इसको देख लीजिए, ठीक है।
चलिए अब देखिए चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख, इसमें जो धम्म यानी कहा जाए कि जब अशोक को सारी चीज़ें समझ में आया, हृदय परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो इसमें उसने कहा कि इस शिलालेख में जो भेरी घोष है, ठीक है, इस शिलालेख में जो भेरी घोष है की जगह पर हम धम्म घोष की घोषणा की गई, ठीक है। उसने कहा कि क्या कहा भाई कि इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की घोषणा की गई। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। धम्म घोष की घोषणा की गई। भेरी घोष की जगह पर क्या बनाया गया? धम्म घोष की घोषणा की गई, ठीक है। किस में किया गया? तो चौथे अभिलेख में किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। चलिए आइए, पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में, ठीक है, या इस अभिलेख में, या कहा जाए इसी शिलालेख में धर्म महापात्रों के धर्म महापात्र थे, महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। नियुक्ति के विषय में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। देखिए क्या लिखेंगे, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों के नियुक्ति के विषय में इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ महापात्र भी होता है, महामात्रों भी होता है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो महामात्रों को भी लिख सकते हैं, यानी मात्रों भी हो सकता है। महामात्र, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ऐसे ही थोड़ी ना उनकी नियुक्ति हो जाती थी, उनके जो शिक्षा दीक्षा थी उसकी जांच की जाती थी, ठीक है। उनके जो ऊपर होते थे वो क्या करते थे? जांच करते थे कि इनकी क्या स्थिति है, इनके मतलब वैचारिक चरित्र की भी जानकारी ली जाती थी। सारी चीजें करने के बाद इनको नियुक्त किया जाता था। ऐसे नहीं है कि उठा के रख दिए किसी को, ठीक है। बड़ी अच्छी व्यवस्था अशोक के समय में चल रही थी। अशोक ने जो भी चीजें किया था, कलिंग युद्ध के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। अगर कहा जाए कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा था, राजनीतिक रूप से या कहा जाए साम्राज्य की राजनीतिक रूप से या उसके राज्य नियंत्रण के रूप से थोड़ा गड़बड़ होने लगी थी। लेकिन अगर बात करें समाज की तौर से, जिस तरह से देश चलना चाहिए, राज्य चलना चाहिए, उस हिसाब से इन्हें बहुत अच्छी काम किया था, इन्होंने बहुत अच्छा परिवर्तन किया था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये हो गया आपका पांचवा। छठवां क्या था? तो छठा में जो था इसमें कहा गया था, यही देखिए यही चीज है, उसने कहा कि आत्मनियंत्रण, ठीक है। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी, ठीक है। इसमें जो किस तरह से हम अपने आप को नियंत्रित करें, किस तरह से हम अपने आप को किसी एक अच्छे चीजों में लगाएं जिससे कि देश की सेवा कर सके, अपने माँ बाप की सेवा कर सके, अपने समाज की सेवा कर सके, ये अच्छी शिक्षा दी गई थी। किसमें? तो आत्मनियंत्रण, यानी उसमें क्या किया गया था? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। किसमें? तो भाई छठे में, छठा शिलालेख। इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। इसमें क्या किया गया था? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ठीक है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। किसमें दिया गया था? छठे में दिया गया था। सातवां और आठवां में
ठीक है। 7वां और 8वां में क्या किया गया था, तो इसमें अशोक की जो तीर्थ यात्रा थी, अशोक की जो तीर्थ यात्राएं थी, उनका क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। ठीक है, देखिए 7वें व 8वें 8वें शिलालेख, 7वें और 8वें शिलालेख में, इसमें अशोक की, ठीक है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, हम अभी आपको एक मतलब एक तरह से लिखा रहे हैं, उसके बाद आपको हम पूरा फिर एक तरह से बारी बारी से बताएंगे, आपको हम लर्न करा देंगे, बस आप तैयार रहिएगा लर्न करने के लिए, और बातों को जो चल रहा है उसको सुनते रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो 7वें और 8वें में क्या कहता है, तो इसमें उसके जो अशोक ने तीर्थ यात्राएं की थी तो उसके उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, 9वां क्या था, तो 9वां था सच्ची भेंट, सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख किया गया था। ठीक है, 9वें में, 9वां शिलालेख। इस शिलालेख में ठीक है, इस शिलालेख में सच्ची शिक्षा व सच्ची शिक्षा व सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया। ठीक है, इस शिलालेख में कह रहा है कि इस शिलालेख में क्या किया गया था, तो सच्चे शिष्टाचार और सच्ची शिक्षा या सच्ची भेंट, या कहा जाए सच्ची शिक्षा या सच्ची भेंट का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब देखिए आपका क्या कह रहा है, ये 9वां हो गया। अब 10वां क्या कह रहा है कि अशोक के आदेश, ठीक है, अशोक के जो आदेश दिए थे कि राजा हो चाहे अधिकारी हो, यानी उच्च अधिकारी हो, अशोक ने ये आदेश दे दिया था कि राजा हो चाहे उच्च अधिकारी हो, ये सभी लोग हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। ठीक है, चाहे राजा हो चाहे क्या हो, उच्च अधिकारी हो, हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। देखिए 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा हो या उच्च अधिकारी हों, वे हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। हित के बारे में सोचेंगे, चाहे राजा हो चाहे उच्च अधिकारी हो, वो हमेशा किसके बारे में सोचेंगे, तो प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे, तो प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। ये कहा रहा था, कौन सा कहा गया है, तो ये कहा गया है 10वां। 11वां शिलालेख क्या कहता है, धम्म की व्याख्या की गई है इसमें। ठीक है, 11वें शिलालेख में जो 11वां शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है, तो हमेशा देखिए 11वां जो है उसमें क्या किया गया है, 11वां शिलालेख 11वां शिलालेख में क्या कहा गया है, तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। इस शिलालेख में
धम्ब की व्याख्या की गई है। ठीक है, धम्म की व्याख्या। देखिए आपको हम पूरा डिटेल से बता सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ये क्या है ना कि आपको बस लिमिटेड पढ़ना है। आप अगर बहुत ज़्यादा इसमें डूबेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, परेशान आप ऊपर से होंगे। और क्या होगा कि प्रॉब्लम खड़ी होगी, आप जो सिलेबस कंप्लीट करना है या जो चीज़ें रिवाइज करनी है, जो पूरे पढ़ना है, वो हो नहीं पाएगा। इस वजह से जितना ज़रूरी है, जितना चाहिए उतना मैं करा रहा हूँ। अभी मैं इससे करा रहा हूँ, फिर आगे और भी चीज़ें इसमें हैं, वो जो सारी बची हैं उसको भी मैं करा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना बस ध्यान से सुनिएगा और सारी चीजें करिएगा। ये हो गया, क्या क्या हो गया आपका, तो ये 11वां हो गया। जो 12वां है, देखिए 12वां शिलालेख। जो 12वां शिलालेख है वो क्या कहता है, तो 12वां शिलालेख जो है उसने बताया कि अब स्त्री महापात्र जो हैं, यानी स्त्री महापात्र हैं, उनकी नियुक्ति की बात कही गई। ठीक है, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की बात की गई और सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के विचारों के सम्मान करने की बात की गई। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, महिलाओं को क्या देना, स्थान देना। ठीक है, अपने पुरुषों के बीच में स्थान देना, यानी स्त्री महापात्रों को नियुक्त करना, और जो उनके विचार हैं या जिनके भी आदर्श विचार हैं उनका क्या करना, सम्मान करना। ठीक है, यानी उनको महत्व देना। इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की बात कही गई, नियुक्ति की बात कही गई, नियुक्ति की बात कही गई थी या उल्लेख किया गया था। इसमें सभी के विचारों का सम्मान की बात कही गई, सम्मान की बात कही गई थी। ठीक है, ठीक है, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की बात कही गई थी, सभी के विचारों के सम्मान की बात कही गई थी, सभी के विचारों के सम्मान की बात की गई थी, सभी के विचारों के सम्मान की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था, किसमें कहा गया था, तो आपको बता दें किसमें कहा गया था, 12वां में कहा गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं 13वां। देखिए, 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख क्या कहता है, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरी चीज, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और उसका हृदय किस तरह से परिवर्तित हुआ है उसकी बात कही गई है। किसमें कहा गया है, तो 13वां में कहा गया है। इसमें जो उनके पड़ोस के राजा थे उनका भी वर्णन किया गया, यानी पड़ोस के राजाओं का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए, इस शिलालेख में कलिंग के युद्धों का वर्णन किया गया है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया है, पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, तो 13वें शिलालेख में कहा गया है। अब लास्ट बचता है 14वां शिलालेख। इसमें
क्या हुआ था कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए अपील किया था, लोगों को प्रेरित कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि आप धार्मिक जीवन जिए। अब धार्मिक जीवन का मतलब वो वाला धर्म जाति पाति वाला नहीं, मतलब एक तरीका होना चाहिए कि किस तरह से हम धार्मिक जीवन जिएंगे। ठीक है, तो अशोक ने अपनी जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। किस में किया गया था, 14वां में। किस में किया गया था, 14वां शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक ने जनता को इस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने इस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। ये कुल 14 शिलालेख हैं जिनको मैंने आपको बता दिया। अब मैं इनको लाइन से आपको पूरी बात डिटेल से बताऊंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, फिर से समझते हैं। 1 से लेकर 14 तक मैं बताऊंगा और आप उसको सुनेंगे और उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, या मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो वो याद हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं। पहले में पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरा, पशु और मनुष्य की चिकित्सा व्यवस्था की बात कही गई थी। तीसरा, जो राजकीय अधिकारी थी उन्हें आदेश दिया कि आप हर 5 साल के उपरांत क्या करेंगे, दौरे पर जाएंगे, देखेंगे कि प्रजा के बीच में क्या हो रहा है। उसमें कुछ और कहा गया था, तो कुछ धार्मिक नियमों की बात की गई थी। चौथा, इस अभिलेख में भेरी घोष को धम्ब घोष में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया या उसकी घोषणा की गई। ठीक है, यानी भेरी घोष की जगह पर धम्ब घोष लागू कर दिया गया। चौथा हो गया। पांचवा जो था, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई थी। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की बात कही गई थी छठा शिलालेख में। 7वें में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि अशोक यानी आपका छठा जो था आत्मनियंत्रण की बात हो गई। 7वां और 8वां में कहा गया था कि अशोक ने आपने क्या किया था, अशोक ने जो तीर्थ यात्राएं की थी उसका वर्णन किया गया। ठीक है, 9वां जो है, ठीक है, क्योंकि 7वां 8वां में क्या हुआ है, तो 7वां 8वें में किसकी तीर्थ यात्रा की बात कही गई थी, तीर्थ यात्रा जो अशोक ने तीर्थ यात्राएं की थी उसकी बात की। 9वें में क्या कहा गया था, तो सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख किया गया था। ये हो गया। अब देखिए आपका आता है, कौन सा आता है, 10वां में क्या कहा गया था कि अशोक ने आदेश दिया कि कोई भी राजा या कोई भी उच्च अधिकारी क्या करेगा, तो प्रजा के हित के बारे में सोचेगा। 11वां कहा गया था, तो धम्म व्याख्या की गई थी। 11वां में क्या किया गया था, तो धम्म की व्याख्या की गई थी। 12वां में क्या किया गया था, तो स्त्री महापात्रों का क्या किया था, नियुक्ति की बात कही गई थी और सभी के विचारों का सम्मान करने की बात कही गई थी। यह हो गया आपका 12वां। 13वां क्या कहा गया था, तो कलिंग का जो युद्ध है उसका वर्णन किया गया था और जो अशोक का हृदय उस समय के बाद परिवर्तित हुआ उसकी बात कही गई थी और पड़ोसी राजाओं के किसकी बात की गई थी, उसकी पड़ोसी राजा थे उसका वर्णन किया गया था। 14वां में कहा कि भैया सब लोग मिलकर क्या करो, धार्मिक जीवन जियो और पूरे प्रजा को हम क्या किया था, उसने उपदेश दिया था या उसे कहा था कि उसने कहा था कि धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करिए। ठीक है, ये हो गया आपके चारों। अब चलते हैं अशोक के स्तंभ लेख की तरफ। ठीक है, देखिए भाई पहले सुनिएगा फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए क्या कि जो अशोक के जो स्तंभ लेख थे उनकी संख्या 7 थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के जो स्तंभ थे उनकी संख्या 7 थी, वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और 6 अलग अलग स्थानों पर से ये प्राप्त हुए थे। 6 अलग अलग स्थानों से ये क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। पहला की बात करें
तो पहला आपका है प्रयाग स्तंभ लेख। पहला क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख। ये जो था ये कहाँ पर पाया गया था? तो कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? कौशाम्बी में। तो इसमें क्या हुआ कि अकबर ने क्या किया, इस शिलालेख को उठाकर इलाहाबाद के किले में रखवा दिया या किले में स्थापित कराया, इलाहाबाद के किले में। तो कौन सा बताए हैं? तो प्रयाग स्तंभ लेख। फिर उसके बाद दिल्ली टोकरा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसमें क्या था कि इस शिलालेख को कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था टोपरा से कहाँ लेकर आया? दिल्ली लाया गया। ठीक है, तो ये दिल्ली टोपरा था। फिर दिल्ली मेरठ था। इस शिलालेख को भी क्या किया गया था? तो स्तंभ लेख को फिरोज शाह द्वारा क्या किया गया था? मेरठ से दिल्ली लाया गया था। ठीक है। रामपुरवा स्तंभ लेख, जो रामपुरवा स्तंभ लेख था ये बिहार के चंपारण में था। ठीक है, चंपारण में स्थित है अभी भी। इसकी खोज 1872 में कौन कराया था? तो कार्लायल ने किया था। किसने किया था? कार्लायल ने किया था। उसके बाद आता है लहरिया अरे राज। लहरिया अरे राज भी कहाँ से मिला था? चंपारण के, बिहार में मिला था, यानी बिहार के चंपारण जिला में मिला था। और फिर आता है आपका क्या है भाग्य? लौरिया नंदगढ़। ठीक है, लौरिया नंदगढ़, ये भी चंपारण में है। और इसमें इस शिलालेख में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो मोर का चित्र देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मोर का चित्र। देखिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया, अब लिखवा रहा हूं, बस समझिएगा। आपको उतारने की जरूरत नहीं है, मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना लर्न करिए या दोहरा लीजिए या मेरे वीडियो को 2 बार देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर है। इसमें केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। इसमें केवल ब्राह्मी लिपि का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 6 अलग अलग स्थानों से मिला था। तो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, यह शिलालेख यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद, जो आज क्या है? प्रयागराज के किले में स्थापित कराया। ठीक है, ये चीज है आपका। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। स्तंभ लेखों ये 6 अलग अलग स्थानों से मिले थे। इसमें केवल ब्राह्मी लिपि थी। जो पहला था प्रयाग स्तंभ लेख, इस प्रयाग स्तंभ लेख को कौन लेकर गया? तो ये कौशाम्बी में था, लेकिन इसको कहाँ पर लाया गया? तो इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। कौन कराया? तो अकबर ने कराया। ठीक है, अब आता है दिल्ली टोपरा। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा क्या हुआ था? फिरोज शाह तुगलक क्या किया? ये जो स्तंभ लेख मिला था तो ये टोपरा में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसे टोपरा से कहाँ लाया? दिल्ली लाया। तो इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह
तुगलक ने इसे टोपरा से दिल्ली स्थापित कराया। ये हो गया, ये हो गया आपका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख हो गया। अब एक है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसे भी फिरोज शाह तुगलक जो था, इसको क्या किया, मेरठ से लाकर कहाँ रखवाया, दिल्ली में स्थापित कराया। ठीक है, यह मेरठ में इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह ने मेरठ से दिल्ली लाया। ठीक है, ये हो गया आपका ए। ठीक है, अब क्या है, रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख में क्या है, रामपुरवा स्तंभ लेख आप जान लीजिए कि ये बिहार के चंपारण में था। ठीक है, इसकी खोज जब हुई थी तो इसकी खोज 1872 में हुई थी। ठीक है, कब हुई, तो 1872 में। ठीक है, और कौन किया था, तो कार्लायल ने किया था। कौन किया था, कार्लायल ने। यह स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में हुई तथा इसे खोज हुई। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो कार्लायल ने की। इसकी खोज कार्लायल ने की। ठीक है, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, ये हो गया। आइए चलते हैं। देखिए भाई, अब चलते हैं, दो और बचे हैं। देखिए, लौरिया, ठीक है, अरे राज, लौरिया अरे राज। लौरिया अरे राज, ये भी बिहार के चंपारण में ही है। ठीक है, बिहार के चंपारण कहाँ पर, चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, अब कौन है, लौरिया नंदराज। लौरिया क्या है, लौरिया नंदगढ़ है। क्या है, नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ है। ठीक है, नंदगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में ही मिला था। कहाँ मिला था, तो बिहार के चंपारण बिहार। इस शिलालेख में इस शिलालेख में मोर का चित्र मिला था। मोर का चित्र बना है। ठीक है, पूछ लेगा किस में मोर का चित्र बना है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
देखिए अब चलते हैं, हमने शिलालेख स्तंभ लेख पढ़ लिया, अब अभिलेख पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए कौशाम्बी का जो अभिलेख था, यानी कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, जो कौशाम्बी कौशाम्बी अभिलेख था, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। ये रहा आज का। ठीक है, आप इसको सिर्फ सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ अच्छी चीज़ दी जाती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं थोड़ा सा, जितने भी लोग देखते हैं, ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, वो कम से कम लाइक तो करिए। अगर 25 लोग देख रहे हैं मुझे, 30 लोग देख रहे हैं, नहीं 4 लोग देख रहे हैं, तो कम से कम आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।